जय हिंद दोस्तों। वैसे क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो जो पार्ट नंबर 1 था इसमें हमने देखा कि एक आइडिया बनकर निकलता है जिसका नाम होता है सोशलिज्म। और जो सोशलिज्म आइडिया होता है ये घूम रहा होता है पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, लेकिन कोई भी कंट्री जो होता है इस आइडिया को अपने देश के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करता है। कई सारी पार्टीज़ बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती है, वो पार्टिसिपेट भी करती है इलेक्शन के अंदर, लेकिन पावर गेन नहीं कर पाती है। लेकिन ये जो आइडिया होता है ये पहुंचता है रसिया के अंदर, जिसको हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर। अब ये जो आइडिया है सोशलिज्म का, ये आइडिया पहुंचता है रसिया के अंदर 1950s के अंदर, और हमें डिबेट चालू हो जाती है कि आइडिया कौन सा ज़्यादा बेहतर है। क्या हमें एक सोशलिस्ट कंट्री बन जाना चाहिए या फिर एक कैपिटलिज्म आइडिया ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ डिबेट चलती है कई सालों तक, और यहाँ पर फैसला निकल कर आता है जो सोशलिज्म है ये बेहतर रहेगा हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। अगला होता है यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में लग जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट रहेगा पूरी हिस्ट्री में रशियन की ये है ब्लडी संडे। यहाँ पर रेवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है, और फाइनली जाके सोशलिस्ट जो आइडिया होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। 1917 में राजा जो होता है यहाँ पर राजा को भी हटा देते हैं, बोलते हैं राजा जी आप बाय बाय, आप यहाँ से हट जाइए। और उसके बाद सिविल वॉर होता है, यहाँ पर अपना ग्रुप बना जाता है, पूरा कलेक्टिव होता है। तो इस तरीके से कहानी है चलती रहेगी, उसको हम देखेंगे। तो हालात कुछ इस तरीके के हैं, फरवरी का महीना चल रहा है और 1917 में जाकर जो मोनार्की होती है रसिया की उसको हटाया जाता है। अब चैप्टर में इस जो वीडियो रहेगा इसमें हम यही देखेंगे क्या क्या बैकग्राउंड था, ऐसी क्या एक समस्याएं फेस कर रहा था वहाँ का एक आम नागरिक, एक गरीब आदमी, जिस वजह से वो लोग रिवोल्ट करते हैं। तो इवेंट होता है अक्टूबर के महीने में, और यहाँ पर जो रेवोल्यूशन होता है इसे कहा जाता है रशियन रेवोल्यूशन। रसिया का राजा था सार निकोलस II। अब अगर आप देखोगे इसके एम्पायर को कितना बड़ा हिस्सा था, तो आज का जो रसिया है वो तो है ही है, और आज का जो रसिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेशन भी है, सबसे बड़ी कंट्री है। इसके साथ ही साथ फिनलैंड, लटीविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, अर्मानिया, अजरबैजान, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो सब, मतलब एक ह्यूज एम्पायर था रसिया के पास। और जो सार निकोलस II थे वो यहाँ के रूलर थे, यहाँ पर वो रूल कर रहे थे। और अगर आप देखोगे डाइवर्सिटी को यहाँ पर, तो क्रिश्चियंस थे, चाहे वो कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, मुस्लिम्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे दुनिया के अंदर, और जो बुद्धिस्ट थे यहाँ पर वो भी थे, क्योंकि जो बुद्धिस्ट आइडिया था ये फैला था इंडिया से, और इंडिया से पूरे आसियान की तरफ आप देखोगे जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वो सभी के सभी देश लगभग बुद्धिस्ट हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की डाइवर्सिटी थी, एक बड़ा एम्पायर था, एक रूलर था जो कि पूरा एम्पायर संभाल रहा था। और ये उस वक्त का मैप है, यहाँ पे रशियन एम्पायर हो गया, ये है नाजी का देश जो इसे जर्मनी कहा जाता है, हिटलर यहीं पर आया था। और ये है उस वक्त का ओटोमन एम्पायर और आज का टर्की चाहता है जो ओटोमन एम्पायर है इसको रिवाइव करे, और दोबारा से जो टर्की है वो बन जाए खलीफा ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो यहाँ पर इस तरीके की कहानी चल रही है। अगर आप देखोगे रसिया को, तो रसिया की जो इकोनॉमी है वो बाकी यूरोपियन वर्ल्ड से, बाकी जो सुपर पावर्स थे उस वक्त की, उनसे काफ़ी अलग है। क्योंकि जो रसिया है इसकी जो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट है, जो पॉपुलेशन है वो बेस्ड है ऑन द एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, ऑन द एग्रीकल्चर। 85% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे खेती कर रहे हैं। अगर आप देखोगे रसिया को ना, बड़ी ही ठंडी जगह है, -30 -35 जो है वहाँ पे नॉर्मल तापमान रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ खेती बाड़ी कर लेते हैं, अपना अनाज उगा लेते हैं। अगर आप कंपेयर करते हो रसिया को विद फ्रांस और जर्मनी जो कि नेबर्स हैं पावरफुल रसिया के, वहाँ पर अगर एग्रीकल्चर दिखते हो तो 40 से 50% यहाँ पे चलता रहता है। और रसिया जो है उसके पास बड़ी ज़मीन है, बड़ी पॉपुलेशन थी उस वक्त हिसाब से, ठीक ठाक पॉपुलेशन थी। इस वजह से जो रसिया था वो एक एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का, वो अनाज उगाता था और बेचता था, उसका ये अपना बिजनेस चलता था। अगर आप देखो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे, तो इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन कहा गया कि फाउंड इन पॉकेट्स। इसका मतलब है थोड़ी सी इंडस्ट्रीज़ थी। जो सेंट पीटर्सबर्ग है एक बड़ी फेमस सिटी है, वहाँ की सबसे बड़ी शहर आज भी हमारा सबसे बड़ा सिटी है। और जो मॉस्को जो कैपिटल है वहाँ की, यहीं पर आसपास कुछ इंडस्ट्रीज मिल जाएगी, कुछ फैक्ट्रीज मिल जाएगी। बाकी जो एरिया है वहाँ पे जो लोग हैं वो खेती कर रहे हैं, अपना घर किसी तरीके से चला रहे हैं। यहाँ पे क्राफ्टमैन है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन हाँ छोटी छोटी दुकानें लोगों ने खोल रखी है, अपना खिलौना विलौना बना के बेचते हैं, अपना कपड़ा बना के बेचते हैं। तो छोटे मोटे जो दुकान है यहाँ पर वो चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी फैक्ट्री, एक बड़ा इंडस्ट्रियलाइज तरीके से बिजनेस करना, मॉडर्नाइज बिजनेस यहाँ पर नहीं है। ये रसिया का मैप है, यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग सबसे बड़ा सिटी, ये है यहाँ का कैपिटल मॉस्को। और रसिया के अंदर चलती है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन जो सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ से निकलती है और यहाँ पे आ जाती है, तो ये पूरे रसिया को जोड़ती है। और ये जो माउंटेन्स है यहाँ पे ये जो माउंटेन्स है ये डिवाइड करती है यूरोप और एशिया को, मतलब यहाँ से पार्टीशन हो जाता है कि हाँ भैया उस तरफ जो एरिया है ये यूरोप में आता है, उस जगह जो एरिया है ये आता है एशिया के अंदर। तो इस तरीके से पार्टीशन होता है हमारे कॉन्टिनेंट का भी।
अब क्या होता है, जो राजा है ना उसको मालूम पड़ रहा है कि भैया जो बाकी पूरी दुनिया है वो इंडस्ट्रियलाइज हो रही है, मॉडर्नाइज हो रही है, अगर हम यहाँ पर अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसी वजह से जो फैक्ट्रीज होती है इसको बढ़ाया जाता है। 1890s के अंदर रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया जाता है ताकि जो बिजनेस है वो बेहतर हो सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जाता है कि आइए हमारे देश के अंदर आप बिजनेस करिए, आपको यहाँ मौका दिया जाएगा, ज़मीन दिया जाएगा, अपना बिजनेस लगाइए। और इसी वजह से जो कोल प्रोडक्शन होता है ये डबल हो जाता है। दिख रहा है फ़ायदा यहाँ पर कि हाँ आपने मेहनत किया है तो ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है। जो आयरन होता है, स्टील होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी जो होता है रसिया जो है वो आगे बढ़ने लग रहा है, पैसा कमा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो राजा था ना उसने समझदारी दिखाई, उसने कहा कि देखो भैया बिजनेस होगा ना यहाँ पे तो जो वर्कर्स हैं उन्हें तकलीफ भी होगी। तो उसने कहा कि एक मिनिमम वेज होना चाहिए कि हाँ आप दिन का 400 रुपये कम से कम एक आदमी को दोगे, ये मिनिमम वेज है। एक लिमिटेड आवर्स रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 घंटे ही एक इंसान से काम कराओगे, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते, वो इनलीगल रहेगा। और इन सब चीज़ों को देखने के लिए क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ एक इंस्पेक्टर को तैनात किया जाता है। हर एक फैक्ट्री के अंदर एक इंस्पेक्टर रहता था। लेकिन फिर भी रशियन सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है, और वो आती किस तरीके से है, वर्कर्स की लाइफ कैसे है, इनको हम देखते हैं। अगर आप देखें रशियन सोसाइटी को तो वहाँ पे फैक्ट्रीज जो है वो कम है और ज़्यादा वहाँ पे दुकानें हैं। और दुकानों के अंदर हर एक दुकान के अंदर इंस्पेक्टर तो हो नहीं सकता, तो जो दुकान के जो मालिक थे वो काम करवाते थे 15-15 घंटे। अब खुद सोचो एक मशीन 15 घंटे काम नहीं कर सकती है, उसमें आप तेल बदलोगे, लाइट वेट, और जो मशीन रे करंट मार जाता है वो तो 15 घंटे चलाओगे उसको तो। लेकिन यहाँ पर इंसान जो है उससे आप 15 घंटे काम करा रहे हो, और जबकि गवर्नमेंट बोलती है सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 घंटे यहाँ पे काम कराना है, जबकि ये खुद भी ज़्यादा है 10 से 12 घंटे। और ये ऑफिशियली होता है इंडिया के अंदर आज की तारीख में ये 8 घंटे होता है। बाकी जो दुनिया है वहाँ भी इसी तरीके से रहता है। और जो वर्कर्स है वो रहते कैसे हैं, डोरमेटोरियस बना रखा है, मतलब एक छोटा सा तहखाना टाइप बना दिया है जिसके अंदर 20 लेबर 50 जो वर्कर्स हैं वो सब एक साथ रहते हैं। और इस वजह से क्या होता है, ना ही वहाँ पे सही से इंसान रह पा रहा है, अपनी प्राइवेसी नाम कोई चीज़ नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, खाने पीने का सही ध्यान रखा नहीं जाता। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे लोग तकलीफ़ों में रह रहे हैं। और जो वर्कर्स हैं वो आपस में डिवाइड हो रखे हैं कि नहीं भैया मैं जो हूँ वो सुपीरियर वर्कर हूँ और आप जो हो वो इन्फीरियर वर्कर हो। इस तरीके से हम ग्रुप बन रखा है। जो मतलब वर्कर्स हैं ना वो कहते हैं कि हम लोग बड़े हैं, हम लोग एरिस्टोक्रेट्स हैं, क्योंकि हमारा जो काम है इसमें ट्रेनिंग चाहिए, स्किल चाहिए, और हर एक वर्कर ये काम नहीं कर सकता है, तो हम सुपीरियर हैं आपसे। तो यहाँ पर भी एक डिवीज़न आ जाता है वर्कर्स के बीच में कि मैं बड़ा वर्कर, तुम छोटे वर्कर। जो वुमेन है वो भी पार्टिसिपेट करती है, 31% उनका पार्टिसिपेशन है इन दी वर्कर्स। लेकिन प्रॉब्लम इज़ देयर, प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो वेज है वो कम है कंपेयरिंग टू मैन, और ये होता है आज की सोसाइटी में भी। तो सोचो उस वक्त कितना होता होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो आमदनी है वो कम हो जाती है, क्योंकि महिला भी काम कर रही है लेकिन वो वेज कम मिल रहा है तो घर सही से चल नहीं पा रहा है। और क्या होता है, जो चैरिटी वेस्ट किचन्स होते हैं वहाँ पे खाना खाना पड़ता है क्योंकि पैसा नहीं है इनके पास, और जो रहने का जो इनका व्यवस्था है वो एकदम ख़राब हो रखा है, आपने देख लिया है। अब क्या होता है, जितने वर्कर्स होते हैं ये सब वर्कर्स जितने भी होते हैं एक साथ आ जाते हैं और बनाते हैं अपना यूनियन, अपना ग्रुप बना लेते हैं। और ये जो ग्रुप होता है ये आवाज़ उठाता है एज अ वर्कर की जो प्रॉब्लम्स होती है इनकी आवाज़ उठाता है। ये लोग बोलते हैं कि जो इंसान अभी तकलीफ में है, जो अभी अनएम्प्लॉयड हो रखा है, लोग बेरोजगार कब हो जाते हैं, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी डिमांड है तो यहाँ पे काम चलता रहता है। जैसे डिमांड गिर जाती है जो सप्लाई होती है उसको गिराना पड़ता है, जिस वजह से जो इंसान होते हैं वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो लोग जिनका काम भी छूट गया है तो उनकी मदद करते हैं ये पूरा यूरोपियन जो यूनियन है वो पूरा मिलकर। और जो वर्किंग कंडीशंस है उसके बारे में बात करते हैं कि हाँ देखो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, अपने मालिक को बोलते हैं, अपने सेठ को बोलते हैं, और वहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। और यहीं पर देखने को मिलता है कुछ यहाँ पर स्ट्राइक्स होती है, कुछ काम यहाँ पे रोका भी जाता है क्योंकि जो मालिक होता है वो बात मानता नहीं है। तो ये लोग बोलते हैं कि जब तक आप हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे हम काम भी नहीं करेंगे। ये तो हमने देखा कि वहाँ पर उस एरियाज़ के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन साथ ही साथ उस जगह पर ही प्रॉब्लम है रशिया के अंदर जहाँ पर लोग खेती कर रहे हैं, एकदम रूरल सोसाइटी है, जहाँ पर पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। वहाँ पे क्या दिक्कत है, ज़मीन का काम किसको है, ज़मीन का काम होता है किसान को, क्योंकि वो खेती करता है उसको ज़मीन चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो किसान है उसको ज़मीन चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़मीन किसान के पास है ही नहीं। ज़मीन यहाँ पर नोबल्स के पास है, जो चर्च है ऑर्थोडॉक्स उसके पास है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक किसान आदमी है, एक जो पीजेंट है, वो लैंड लेता है फ्रॉम द नोबल, उससे रेंट पे करता है इसकी ज़मीन के बदले और वहाँ पे खेती करता है। अब ऐसे हालत में क्या होगा, मान लो किसान ने पैसा उधार लेकर आया,
पैसा नहीं, बीज लेकर आया, खाद लेकर आया, उधार लेकर आया, उससे उसने खेती करी और खेती करने के बाद उसने सोचा कि मैं पैसा दे दूंगा, रेंट दे दूंगा, अपने जो नोबल है उसको दे दूंगा, और जो पैसा बचा उससे जो मेरा उधार है वो चुका दूंगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा मैं रख लूँगा। लेकिन यहाँ पर जब तक हर एक चीज़ सही है तो इंसान थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, किसान जब तक खेती हो रही है पैसा कमा रहा है। लेकिन मान लो यहाँ पर जो क्रॉप है वो फेल कर गई, बरसात नहीं हो या कोई प्रॉब्लम हो गई, जो क्रॉप है वो फेल कर गई, तो यहाँ पर जो किसान है वो मरना ही पसंद करेगा, क्योंकि किसान के पास ना ही पैसा है रेंट चुकाने के लिए, ना ही जो उधार चुका सकता है वो, और ना ही सेविंग्स बची है घर चलाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे हालत में क्या होता है, जो किसान होता है भड़क जाता है। और फ्रांस के अंदर ना ये लोग एटलीस्ट रिस्पेक्ट करते थे नोबल्स की, नोबल को हाँ बोलते थे कि हाँ भैया इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही नहीं है, लेकिन ये रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबल्स, ये लोग नोबल्स की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जो कि आप देखोगे हालत के साथ बिल्कुल सही भी बैठता है, क्योंकि वो नोबल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही बन सकता है, पावर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही गेन कर सकता है जो कि चापलूसी करता है सार की। जो सार निकोलस सेकंड है उसकी अगर हाँ में हाँ मिलाओगे, दिन को दिन बोलोगे, रात को रात बोलोगे, राजा के हिसाब से बोलोगे, मतलब तभी आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा, वरना राजा जो है रातों में लोगों को भगा देगा। अब क्या है, जो किसान उसको ज़मीन चाहिए, और इसी वजह से देखने को मिलता है जो पीजेंट होता है वो बोलता है कि हम किसी भी तरह का रेंट पे नहीं करेंगे, और कई बार तो उन्होंने मर्डर भी कर दिया लैंडलॉर्ड का। जमींदार आया लाठी वालों को लेकर अपने साथ, बोला कि हम पैसे लेकर जाएंगे, और यहीं पर किसान जो था उसने उसका खून कर दिया। इस तरीके के हमें हालात देखने को मिले हैं यहाँ पर। और क्या होता है यहाँ पे, किसान जो होते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं कि देखो भैया हमारे यहाँ पे खेती फेल कर गया है, तुमको पैसा पड़ा है, ज़मीन सब हमारा होना चाहिए क्योंकि किसान तो हम हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो किसान होते हैं वो जाते हैं, ज़मीन छीन लेते हैं और आपस में इंडिविजुअली बांट लेते हैं फैमिली के हिसाब से। जिसके 2 परिवार है, जिसके परिवार में 2 जने हैं उसके परिवार ज़मीन छोटा रहेगा, जिसके परिवार में 8 जने उसका ज़मीन जो है यहाँ पर बड़ा रहेगा। इस तरीके से उन्होंने पार्टीशन कर दिया। अब आगे है सोशलिज्म इन रसिया। अब क्या होता है, बिफोर 1914 जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं रसिया के अंदर वो बिल्कुल बनाना इनलीगल था, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज आप नहीं बना सकते हो, ना ही उनको आप चला सकते हो। लेकिन यहाँ पर रसिया के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि बनाई भी गई थी 1914 से पहले, और उनको ऑपरेट भी किया जा रहा था, चलाया भी जा रहा था अंडरग्राउंड होके। पहली पार्टी है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये बनाई गई 1898 के अंदर, जो कि रिस्पेक्ट करती थी, जो कि काम करती थी ऑन द आइडिया ऑफ द कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो आइडिया था कि सोशलिज्म हम लेकर आएंगे, क्रांति करेंगे, उनसे लोग इंस्पायर थे। और ये लोग काम कर रहे थे इनलीगल तरीके से, अंडरग्राउंड होके काम कर रहे थे। इन लोगों के पास अपना न्यूज़पेपर था ताकि लोगों को मोबिलाइज़ कर सके, वर्कर्स को मोबिलाइज़ कर सके, जो स्ट्राइक्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सके कि हाँ भैया आज 12 बजे से हर एक चीज़ बंद रहेगी। इन्होंने अपने अखबार में छाप दिया, और वो जो अखबार है वो फैलेगा, हर इंसान पढ़ेगा और इस स्ट्राइक में जो उनका साथ दे पाएगा। अगला है पीजेंट ग्रुप जो था, उनके पास भी अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी थी। कुछ जो सोशलिस्ट थे रसिया के अंदर, प्रो सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट थी ना, वो ऐसा मानती थी, जो लोग थे ऐसा मानते थे इंडिविजुअल्स कि जो हमारे देश के पीजेंट्स हैं, किसान हैं, वो बिल्कुल वही काम करेंगे जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, एक नेचुरल सोशलिस्ट आइडिया को लेकर आएंगे। इसका मतलब है देश के अंदर एक रिवोल्ट होगा, क्रांति होगी, जितने भी अमीर लोग हैं उनको मार के भगा दिया जाएगा, और यहाँ पे एकदम इक्वलिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा। इस तरीके का आइडिया था। पॉलिटिकल पार्टी थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, 1900 में बनाई गई थी। ये भी अंडरग्राउंड होकर काम कर रही थी, और ये लोग बात करते थे पीजेंट राइट्स के बारे में कि जो किसान है उसके पास ज़मीन होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, खाद होना चाहिए, इसके बारे में बात करते थे। ये लोग बोलते जितनी भी ज़मीन है नोबल्स के पास वो ट्रांसफ़र कर दो पीजेंट्स को, क्योंकि वो बिलोंग ही करती है किसान को, वो काम किसान के आएगी, नोबल के नहीं आएगी। अब क्या होता है, जो पार्टी होती है, जो वर्कर्स की पार्टी होती है, ये पार्टी टूट जाती है और लीडर निकल कर आते हैं व्लादिमीर लेनिन। बड़ा ही फेमस नाम है ये जो व्लादिमीर लेनिन होते हैं ना, इनका जो दिमाग होता है बड़ा ही अच्छा दिमाग होता है, बड़ा तेज़ दिमाग होता है। यही होते हैं जो रसिया के अंदर सार निकोलस II को हटाते हैं, वहाँ पर एक सोशलिस्ट आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यही वो लोग थे, यही वो इंसान थे। अगले लीडर है जूलियस मार्टोव। इस पार्टी का नाम है मेंशेविक। ये जो लीडर होते हैं ये पहले साथ ही काम कर रहे थे विद द लेनिन, लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं। जो विचार होते हैं वो अलग हो जाते हैं। विचार क्या थे? व्लादिमीर लेनिन की पार्टी का नाम था बोल्शेविक। ये बोलते हैं पार्टी के अंदर लोग भले ही कम हो, लेकिन जितने भी लोग हैं वो क्वालिटी मेंबर्स होने चाहिए, मतलब उनके समझदार होने चाहिए, वो लोग काबिल होने चाहिए, और वो लोग ऐसे होने चाहिए जो देश के अंदर बदलाव ला सके, क्रांति को ला सके। लेकिन जो लोइस होते हैं वो बोलते हैं पार्टी के अंदर जितने भी लोग हों उतना ही अच्छा है। जो भी लोग चाहे पार्टी के अंदर कंट्रीब्यूट करना वो कर सकते हैं। देश से जो भी युवा आना चाहे वो आ जाए, आपके लिए स्वागत है।
अब क्या होता है, रसिया के अंदर समय चल रहा है, समय बीत रहा है, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब फाइनली पहुंचते हैं 1905 के अंदर, जहां पर पहली बार रेवोल्यूशन होता है रसिया के अंदर। यहाँ पर हालात क्या है, रसिया के अंदर ऑटोक्रेसी है, मतलब जो सार निकोलस सेकंड है वो रूल कर रहा है, जहाँ पे पूरा यूरोप आज की तारीख में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाता है, जहाँ पे एक पार्लियामेंट होता है, चाहे राजा हो ना हो, लेकिन एक पार्लियामेंट जरूर होता है। लेकिन आज भी जो रसिया है वहाँ कोई पार्लियामेंट नहीं है। और उसी जगह पर यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं। कुछ लोग लिबरल्स हैं जो कि ऐसा कहते हैं कि हम लोगों को एक साथ आना चाहिए, कैंपेन करना चाहिए और जो राजा है इसको हटा देना चाहिए। यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज़, जो पीजेंट है, वर्कर्स है, वो सब एक साथ आते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमको एक डिमांड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, एक संविधान होना चाहिए हमारे बीच में जिससे हम लोग रूल होंगे, इस तरीके की डिमांड की जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सपोर्ट करते हैं राजा को, सार निकोलस सेकंड को, और उनको कहा जाता है नेशनलिस्ट, या फिर वो लोग ऐसे हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से आते हैं, जदीदिस्ट हैं, और वो लोग चाहते हैं कि जो हमारा इस्लाम है इसके अंदर कुछ मॉडर्नाइज किया जाए। मतलब जो इस्लाम है बड़े ही पुराने पुराने नियम जो हैं आज भी उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको बदलना चाहिए। तो ये ऐसे जो लोग हैं, हर तरीके के आइडियाज़ हैं रसिया के अंदर। अब क्या होता है, 1905 था ना, उसके रिवोल्ट से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो लोगों को भड़काती है। जैसे कि जो प्राइस होता है हर एक चीज़ का बढ़ जाता है, जो वेज होता है वो 20% से डिक्लाइन कर जाता है, लोगों की सैलरी बढ़ कम हो गई है और जो खर्चा है वो बढ़ गया है। वर्कर जो एसोसिएशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कई सारे जो वर्कर्स होते हैं अपना एसोसिएशन बनाते हैं, ढेर सारे ग्रुप्स बन जाते हैं वर्कर्स के, और यहीं पर 4 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है रसिया में से। रसिया की जो एक मिल थी और काम कर रहे थे उनमें से 4 को हम निकाल देते हैं। 1904 की कहानी है। पोल्टिविज जो आयरन वर्कर्स थे उनमें 4 लोगों को निकाला जाता है, और अगले ही दिन 1,10,000 जो वर्कर्स होते हैं सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, वो लोग बैठ जाते हैं स्ट्राइक के अंदर। वो बोलते हैं कि अब से हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक हमारे जो डिमांड्स है वह फुलफिल नहीं करते। और डिमांड्स क्या थी, इन्होंने डिमांड रखी कि हम सिर्फ और सिर्फ 8 घंटा काम करेंगे दिन में, हमारा जो वेज है इसको बढ़ाया जाए, हमारी जो सैलरी है वो ज़्यादा कम है। और ये लोग बोलते हैं कि हमारी वर्किंग कंडीशंस है इसको आप इम्प्रूव करिए, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए सही घर नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, साफ पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, आप इनको दूर करिए, हमारी प्रॉब्लम्स को सही करिए। लेकिन सही नहीं करती है गवर्नमेंट। और इसके बाद होता है द ब्लडी संडे। यहाँ पर क्या होता है, जो फादर होते हैं गैपोन, ये लीड करते हैं पूरे वर्कर ग्रुप को, और ये लोग पहुंच जाते हैं विंटर पैलेस पे। और इन लोगों के ऊपर, ये लोग वहीं बस पहुंचते ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं वहाँ की पुलिस और घुड़सवार सैनिक, और जिस वजह से 100 जो वर्कर्स होते हैं ये मर जाते हैं, 300 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं, और इसको नाम दिया गया ब्लडी संडे। और जब जनता के ऊपर आक्रमण होगा तो जो जनता है वो आग बबूला हो जाएगी, जनता जो है भड़केगी। और इसके बाद सीरीज ऑफ इंसिडेंट होते हैं, कई सारे अटैक्स होते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं पूरे रसिया के अंदर। अब यहाँ पर सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है, जो लोग होते हैं वो स्ट्राइक्स करते हैं। अब देखते ही देखते ये जो सिर्फ और सिर्फ पीटर्सबर्ग के आसपास का मामला था ये पहुँच गया पूरे के पूरे कंट्री के अंदर। अब ये नेशनल मुद्दा बन गया है, पूरे देश के अंदर स्ट्राइक्स हो रही है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब की सब बंद हो चुकी है। और यहाँ पर लोग बात करते हैं कि हमारे पास लिबर्टी नहीं है, आज़ादी नहीं है। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उनके पास क्या क्या समस्याएँ हैं। जो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बाकी जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग अपने यूनियन बना रहे हैं, अपने ग्रुप बना रहे हैं, और ये लोग डिमांड कर रहे हैं एक असेंबली की, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ये असेंबली काम क्या करेगी, एक संविधान को बनाएगी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जिससे पूरा देश का चलाया जाएगा। अब यहाँ पर जो राजा होता है ना वो होशियार था। राजा बोलता है कि अगर इस तरीके का माहौल है यहाँ पर तो एक काम करते हैं, इनको बहला लेते हैं, मतलब टॉफी देके इनको फुसला लेंगे। तो ये लोग बनाते हैं डूमा को। डूमा कहा जाता है पार्लियामेंट को, रशियन जो एक पार्लियामेंट है उसका नाम है डूमा। तो यहाँ पर इन्होंने पार्लियामेंट बनाया गया, डूमा बनाया। जो लोग थे वो शांत हो गए, चलो ठीक है हमें डिमांड तो फुलफिल हो गई। और उसके बाद ये क्या करता है, जितने भी यहाँ पे यूनियंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनको बोलता है कि ये सब के सभी इनलीगल है, इनको उठाओ और जेल में डाल दो। और जो पहला डूमा होता है इसको पहले 75 डेज के अंदर ही डिसमिस करता है, बोलता है कि नहीं भैया ये जो लोग हैं ना सही नहीं है, इनको हटा दिया जाएगा और नया डूमा लेकर आएंगे। और जो नया डूमा लेकर आता है, दोबारा इलेक्शन कराता है, उसको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही डिसमिस कर देता है। और ऐसा करता क्यों है, जो पहला डूमा होता है ना वो तो इलेक्ट होके आते हैं आम लोग, और जो नया डूमा होता है ना उसके अंदर ही अपने लोगों को बैठा देता है, जो कि हाँ बोलने पर सिर्फ और सिर्फ पूछ लेंगे। मतलब हमारी जितनी बातें रहेंगी, डिमांड रहेगी, उनको ये लोग मानेंगे। अब क्या होता है, 2 जो डूमा थे वो डिसमिस हो चुके हैं, एक नया डूमा बनाया जाता है जो 3rd डूमा होता है। और यहाँ पर जितने भी कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस होते हैं इनको ही बुला लिया जाता है। अब कंजर्वेटिव्स कौन थे, ये लोग वही थे जो लोग विरोध क्या करते थे रेडिकल्स का, जो लोग विरोध क्या करते थे लिबरल्स का। और ये लोग कहा करते थे जो चेंजेस है ये हमको चाहिए, लेकिन जो चेंजेस है वो मस्ट बी स्लो। जो चेंजेस है वो हमारी वजह धीरे रहेंगी और तभी हम लोग हैं यहाँ पर डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो जो कंजर्वेटिव्स थे उनको बैठा दिया जाता है यहाँ पर डूमा के अंदर, और फिर यही लोग जो है लॉस बनाएंगे और राजा की यहाँ में यहाँ मिलाएंगे। ये जो इमेज है ये बड़ी रेयर इमेज है एक डूमा की, उस जमाने की एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है डूमा की।
अब रसिया के अंदर जितने भी हालात हैं बड़े नॉर्मलाइज हो गए हैं, जो लोग हैं वो भी शांत हैं। अब इसी में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो चालू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 जो है उसमें चालू होता है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये सब लोग, टर्की मतलब ओटोमन एम्पायर उस वक्त का, जितने भी ग्रुप्स हैं एक साथ आ जाते हैं। और दूसरी तरफ होता है फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया। बाद में जो रसिया है वो हट जाता है और यहाँ पे घुस जाता है अमेरिका। तो इस तरीके से वॉर चालू होता है और शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया और सर्बिया की वजह से। अब होता क्या है ना, जो ये सर्बिया है, यहाँ पे ये जो सर्बिया है इस जगह पर, ये मार देता है ऑस्ट्रिया के प्रिंस को। अब जब प्रिंस को मार दिया जाएगा ऑस्ट्रिया के, तो ये भड़केगा, तो इन दोनों के बीच हो गई लड़ाई चालू। अब जब लड़ाई चालू हुई तो यहाँ पर ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, फिर जर्मनी आ गया, रसिया आ गया। इस तरीके से ग्रुप है वो बढ़ते चले गए, पूरा का पूरा यहाँ पर यूरोप इकट्ठा होकर, टर्की आ गया यहाँ से। तो इस तरीके से बड़ी ही लड़ाई बन गई और ये बन गया वर्ल्ड वॉर 1। और जो रसिया था ना वो कूदता है इस जंग के अंदर सेल्विक कम्युनिटी के अंदर। ये जो लोग हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, एथनिक ग्रुप है, जो लोग रहते थे मेनली, जो रीजन है, जो बैल्कन कंट्रीज है यहाँ पर, वहाँ पर रहा करते थे लोग मेनली। और यहाँ पर ये पूरा एक देश हुआ करता था पहले, यूगोस्लाविया। आज की तारीख में यहाँ पर 12 देश बन चुके हैं। लेकिन ये जो देश है कोसोवो, इंडिया इसको मानता नहीं है। इंडिया मानता है कि यहाँ कोई देश ही नहीं है कोसोवो नाम का, लेकिन यहाँ पर असलियत में तो है। और क्या होता है, यहाँ पर एंटी जर्मन जो सेंटीमेंट है ये पूरे की पूरे रसिया के अंदर जो होता है फैल जाते हैं। और इतनी बुरी तरह फैलते हैं कि एक जगह होता है सेंट पीटर्सबर्ग, इसका नाम असलियत में पहले था सेंट पेट्रोगार्ड, जिसका नाम बदल दिया जाता है क्योंकि ये जो पेट्रोगार्ड है जर्मन नेम था। तो इस तरीके से एंटी जर्मन जो आइडियाज़ है, एंटी जर्मन जो लोगों के विचार हैं वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग लड़ाई कर रहे हैं विद जर्मनी। तो यहाँ पे एक नेशनलिज्म का बात आ जाता है कि हाँ भैया मेरा देश है जो कि लड़ रहा है जर्मनी के खिलाफ। लेकिन जो राजा होता है यहाँ पर बात तक नहीं करता है, डिस्कशन तक नहीं करता है डूमा के साथ कि हमें क्या करना चाहिए, लड़ाई करे या ना करे। और यहाँ का जो एडवाइज़र होता है इनका, एक जर्मन एडवाइज़र होता है जिसका नाम था सरीना अलेक्जेंड्रिया। ये जो होता है बड़ा ही पुअर एडवाइज़र होता है, बड़े बड़े बेकार बेकार आइडियाज़ देता है, लेकिन फिर भी राजा की बस जी हजूरी करता है, जिस वजह से ये बन जाता है एडवाइज़र। इतने बड़े कंट्री का, एक सबसे बड़े और सबसे पावरफुल कंट्री का बन जाता है एडवाइज़र। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो जाता है, यहाँ पर जो रसिया होता है नमर जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो जर्मनी होता है लड़ रहा है ईस्टर्न फ्रंट पे ही, वेस्टर्न फ्रंट पे भी। अब देखो यहाँ पर देखो जर्मनी बॉर्डर को, तो यहाँ पर लड़ाई हो रही है रसिया के साथ, यहाँ ये लड़ रहा है यहाँ से, और यहाँ से लड़ाई हो रही है फ्रांस के साथ। तो मतलब जो जर्मनी है दोनों से फंसा हुआ है। लेकिन जो फ्रांस था ये इंटेलिजेंट देश था कंपेयर टू रसिया। अब फ्रांस लड़ता कैसे है ना, फ्रांस दिमाग लगाता है। फ्रांस बनाता है ट्रेंचेस। इसके अंदर क्या होता है, आर्मी जो रहता है ना, जो सोल्जर रहता है वो गड्ढा खोदता है ज़मीन के अंदर और यहाँ पे घुस जाता है, और यहाँ पर जो सोल्जर रहता है खड़ा हो जाता है और यहाँ से रख के बंदा चलाता रहता है। तो इसे गोली लगती नहीं और ये बचा रहता है और ज़्यादा लोगों को मार पाता है। इस आइडिया से यहाँ पर जो फ्रांस है वो लड़ाई करता है। लेकिन जो रसिया होता है वो इतना दिमाग लगाता नहीं है। वो बोलता है कि हमारा जो ज़मीन है वो ज़्यादा लंबी ज़मीन है, तो वो अलग दिमाग से खेलता है। यहाँ पर क्या होता है, जर्मनी होता है, ऑस्ट्रिया होता है, इसको एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिलता है 14 से 16 के बीच। क्योंकि जो रशियन आर्मी होती है यहाँ पर ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रूप्स को, अपनी बिल्डिंग्स को, और ये लोग भागते हैं पीछे की तरफ। क्या होता है यहाँ पे जो मैप है ना, देखो इतना बड़ा रसिया है, सबसे ज़्यादा बड़ा रसिया है, तो ये लोग यहाँ से घुसते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ की जो सेना होती है, रशियन आर्मी जो होती है, ये बोलती है तो पीछे हो जाओ, पीछे हो रहे हैं। जितनी भी क्रॉप्स है यहाँ पर जो उग रखी है, बिल्डिंग्स हैं, उन सबको तबाह कर दिया ताकि जर्मन आर्मी है वो खाना ना खा पाए, रहने के लिए उनके पास बिल्डिंग ना बचे। और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है ना रशिया के अंदर, आप यकीन नहीं करोगे, -30 से लेकर -35 डिग्री सेल्सियस रहता है यहाँ पर। इस वजह से जो जर्मन आर्मी थी वो खड़े खड़े ही जम गई, हाथ में बंदूक लेकर खड़ी थी, वहाँ पे जम जाती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या हो गया, 3 मिलियन रिफ्यूजीज आ गए थे रसिया के अंदर। वो किस तरीके से आए, जो रसिया था, जो एरिया छोड़ के भाग गया था यहाँ से, यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे थे, बसे हुए थे, वो सब लोग पीछे की तरफ भाग गए। और यहाँ पूरा ये जो खाली हो गया, यहाँ पर लोग ज़्यादा भर गए थे। और जितनी बड़ी सिटी थी, सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ हो गया, मॉस्को यहाँ हो गया, इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोड पड़ रहा था रशियन आर्मी के ऊपर, रशियन गवर्नमेंट के ऊपर। और जो सोल्जर थे रसिया के, वो लड़ना चाहते भी नहीं थे। क्यों लड़ना बेमतलब में यार, उनकी लड़ाई है, अपना लड़े। ऑस्ट्रिया सर्बिया की लड़ाई है, हम क्यों बेमतलब में कूद गए, इनको मालूम नहीं था, लड़ना चाहते नहीं थे अभी बेमतलब में। लेकिन यहाँ पर लड़ाई चल रही है, लेकिन साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज जो बनाई थी इतनी मेहनत से सार निकोलस ने, वो सब की सब बर्बाद हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। यहाँ पे इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इंपैक्ट निकल के आता है, जो जर्मनी था उसने कंट्रोल कर लिया था बेल्टिक सी के ऊपर। बेल्टिक सी कहाँ पर है, ये जो यहाँ पर समुद्र जा रहा है इसका नाम है बेल्टिक सी। जर्मनी ने यहाँ पर कंट्रोल जमा लिया, बोला कि अब यहाँ से कोई भी यहाँ से जहाज नहीं निकलेगा रसिया का। जैसे कि जहाज यहाँ से जाता नहीं है, पीछे की तरफ पूरा बर्फ जमा रहता है, तो वहाँ से निकल नहीं सकता। तो पूरा जो ट्रेड था रसिया का एकदम ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, जिस वजह से जो रसिया था उसको नुकसान झेलना पड़ा बहुत ज़्यादा। बहुत सारे जो वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे, हेल्दी बॉडीज़ थी, उन सबको भेजेंगे वॉर के ऊपर। अब जब वॉर पे जाएंगे सब के सब हेल्दी आदमी, वर्कर्स जो हैं वो चले गए वॉर पे, तो काम कौन करेगा, तो यहाँ पर लेबर की शॉर्टेज हो गई, जिस वजह से यहाँ पर जितना भी काम था इंडस्ट्रीज के अंदर वो सबका सब थप बैठ गया।
जितना भी अनाज था सरकार के पास वो सब कुछ उन्हें भेज दिया आर्मी के पास कि हमारा जो आर्मी है वो खाए पिए हट्टी कट्टे रहे, मजबूत रहे, ताकि वो लड़ाई को जीत पाए। और यहाँ पर शहरों के अंदर जितनी भी रोटी थी, ब्रेड थी, वो सब की सब महंगी हो गई, क्योंकि आटा ही नहीं है, मैदा ही नहीं है, आदमी खाएगा किस तरीके से। और जिस वर्ष देखने को मिलता है रॉयल्स 1916 के अंदर, और अब एक साल बाद 1917 के अंदर होंगे एक धमाकेदार रेवोल्यूशन रशिया के अंदर, और रशिया बन जाएगा एक प्योरली सोवरेन और सोशलिस्ट नेशन, और उसके बाद रसिया जो है वो बनेगा यूएसएसआर। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।